एवरीवन एंड वेलकम टू वर्ल्ड फैक्ट। आज मैं बहुत दिन बाद आया हूं आपके लिए एक और टॉपिक लेके, द यूनाइटेड नेशन। एक्चुअली में यूनाइटेड नेशन क्या है? हाँ, मैं जान रहा हूँ पीडीएफ में बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं, तो पीडीएफ पे ध्यान मत दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ वो सुनिए। एक्चुअली यूनाइटेड नेशन क्या है? यूनाइटेड नेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1945। 1945 में ही वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ था, जो कि 1939 से स्टार्ट हुआ था। आपको अगर याद नहीं हो तो मैं याद दिला दूं, वर्ल्ड वॉर टू खत्म कैसे हुआ था। हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरा के। आई रिपीट, हिरोशिमा और नागासाकी जापान में जो कि है, उस पे बम गिरा के वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ था। अब आगे ये फाउंड क्यों हुआ था? तो आपको जैसा पता ही है कि वर्ल्ड वॉर टू में एलाइज जीती थी। दरअसल क्या हुआ था कि यूएसए वर्ल्ड वॉर टू में पार्टिसिपेट किया नहीं था, लेकिन उसके बाद पर्ल हार्बर पे जापान के द्वारा बम गिराने के कारण यूएसए ने भी वर्ल्ड वॉर टू में पार्टिसिपेट कर लिया, जिसकी वजह से एलाइज जीत गए। तो अब आगे चलते हैं। तो यूनाइटेड नेशन का मेन पर्पस क्या था? यूनाइटेड नेशन का मेन पर्पस ये था टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसलिए बना था कि ताकि वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू के पीछे का रीज़न आपको पता होगा। वर्ल्ड वॉर टू के पीछे का रीज़न ये था कि जो वर्ल्ड वॉर वन में ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो कि 1919 में साइन हुई थी, उसके हार्श रूल्स, जो उसमें हार्श रूल्स थे जर्मनी पे, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुआ। तो अब वर्ल्ड वॉर टू के बाद वर्ल्ड वॉर थ्री ना हो जाए, इसलिए यूनाइटेड वर्ल्ड वॉर थ्री ना हो जाए इसलिए यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन हुई। तो यूनाइटेड नेशन का मेन पर्पस क्या था? इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, मतलब सब शांतिपूर्वक रहे इसको देखना, और अगर नहीं कोई देश उत्पात करता है या कोई देश लड़ाई करता है तो यूनाइटेड नेशन अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस भेजता है। दूसरा पर्पस इसका था प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। दरअसल वर्ल्ड वॉर के समय सारी कंट्रियां एकदम बुरी तरह से कर्जे में, एकदम बुरी तरह से बैंक करप्शन में, एकदम सब कुछ बर्बाद हो गया था। तो इसलिए उस समय इसका मोटिव ये भी था कि इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट करे। आज भी इसका मोटिव ये है, और आज भी ये अफ्रीका के बहुत से कंट्रीज़ को आज भी ये डेवलप कराने में लगा हुआ है, वहाँ के लोगों को पॉवर्टी लेवल से ऊपर लाने में लगा हुआ है। ये काम इंडिया में भी होता है। टू प्रमोट ह्यूमन राइट, जो मानव अधिकार थे उनको रक्षा करना और उनका प्रमोट करना उसको। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका में, यूएसए। अमेरिका और यूएसए के बीच में कंफ्यूज मत होइएगा। नॉर्थ अमेरिका में एक कंट्री है जिसका नाम है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके। ओरिजिनल मेंबर इसमें जब ये बना था तो इसमें ओरिजिनली 51 मेंबर थे, और इस समय इसमें 193 मेंबर हैं। जो पिछली कंट्री इसमें ऐड हुई है उसका नाम है साउथ सुडान। साउथ सुडान 19 सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है, 2011 में साउथ सुडान अपनी इंडिपेंडेंस पाया था, और इन द सेम ईयर साउथ सुडान ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया 2011 में। ओके। उसके बाद ये लास्ट कंट्री बनी। अब ओरिजिनल मेंबर मतलब जो कि, आगे चलते हैं फिर मैं बताता हूँ। आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू नेशन वर इन रूइंस एंड वर्ल्ड वांटेड पीस, मतलब वर्ल्ड वॉर टू के बाद नेशन एकदम बर्बाद हो चुके थे, तो दुनिया की डिमांड क्या थी कि हमें पीस दो। यहाँ पे काफ़ी गड़बड़ियाँ हो रखी हैं, सो सॉरी। मैं इसको गड़बड़ियों को सही कराऊंगा और आपको नीचे एक पीडीएफ फॉर्मेट में लिंक दे दूंगा, जिसमें आपको एकदम अच्छे से रिटर्न चीज़ें मिल जाएंगी, जिसके बाद आप अपना नोट्स सही से बना सकते हो। हैंड रिटन नोट्स भी मैं दे दूँगा। ओके। तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद सारी कंट्रियाँ बर्बाद हो चुकी थी लगभग, और सब कंट्रियाँ पीस मांग रही थी, पीस की डिमांड कर रही थी। ये फिफ्टर लिख दिया, आफ्टर है ये। ओके। 51 countries originally have to sign the charter, out of which 50 countries gathered in San Francisco. देखिए 51 कंट्रीज़ को चार्टर साइन करना था 1945 में, लेकिन आई कितनी थी? 50 ही कंट्रीज़ आई थी, क्योंकि पोलैंड का कुछ इंटरनल इशू चल रहा था, जिसके वजह से पोलैंड का कोई पॉलिटिकल मैटर था, जिसके वजह से वो आ तो नहीं पाया था, लेकिन उसके लिए स्पेस छोड़ दी गई थी चार्टर में कि वो जब भी आएगा तो उस जगह पे साइन कर लेगा। ओके। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि यूएन चार्टर किस दिन साइन हुआ था? तो 26 जून 1945 इज द एक्यूरेट डेट विथ बाय 51 कंट्रीज साइन। ये था क्या?
इस चार्टर के बाद यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली एग्जिस्टेंस में आया 24 अक्टूबर 1945 को। ये चार्टर था यूएन को बनाने का, जिस पे सारी कंट्रियों ने साइन किया। लीग ऑफ नेशन क्या था, कभी कभार क्वेश्चन इससे भी आ जाता है। लीग ऑफ नेशन था, लीग ऑफ नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन था जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में फॉर्म हुआ था। ये 1919 में किस ट्रीटी के तहत ये साइन हुआ था, आप ये देखो, यूएन जो फॉर्म हुआ था ये यूएन चार्टर के तहत फॉर्म हुआ था। और जो ये है लीग ऑफ नेशन, ये ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के थ्रू फॉर्म हुआ था। तो 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के थ्रू यूएन चार्टर, लीग ऑफ नेशन चार्टर फॉर्म हुआ था। और इसका भी काम था इंटरनेशनल कोऑपरेशन और पीस को बढ़ाना, लेकिन असल में इसकी कोई गलती नहीं थी। इसका कोई देश इसकी बात ही नहीं मानते थे, जिसकी वजह से ये हुआ। और वर्सेलिस के ट्रीटी में कुछ हार्श फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। नियरली 50% उनका जर्मनी का कोल डिपॉजिट ले लिया गया, 50% के करीब उनका आयरन डिपॉजिट ले लिया गया। उनकी राइनलैंड जो मेन एरिया थी जर्मनी की, वो पूरी कब्जा कर ली गई। तो बहुत हार्श ट्रीटी थी वर्सेलिस की, जिसकी वजह से बोला जाता है कि हिटलर वॉज नॉट बॉर्न, हिटलर वॉज मेड। तो इसीलिए, क्योंकि ये बहुत हार्श ट्रीटी थी जर्मनी के ऊपर, जिसकी वजह से हिटलर ना चाहते हुए भी उसको ये सब करना पड़ा, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। चलो अब अपने दूसरे पेज की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो उसके बाद आपको एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि जो अभी लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, एक और चीज़ याद रखना, जो आज के समय में भी लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ये लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस में ही साइन हुआ था और ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के ही समय का है, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी है। यूएन का नेम जो था वो, अब फिर से यूएन पे आते हैं। यूएन का नेम जो था ये यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा कॉइन किया गया था। मतलब यूएन का नेम उन्होंने सजेस्ट किया था कि हाँ, इस जो हम संस्था बनाने जा रहे हैं इसका नाम हम लोग यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन रखते हैं। फर्स्ट यूज्ड इन द डिक्लेरेशन बाय यूएन जनवरी 1942 ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ही समय ये नेम कॉइन किया गया था, और 1942 के समय ये डिक्लेयर हुआ था कि हाँ, हमें ऐसी भी कोई संस्था बनाने की ज़रूरत है। प्लीज़ वेट फॉर 1 सेकेंड। तो 1942 के समय डिसाइड हुआ था कि यूएन फॉर्म किया जाएगा। यूएन का जो लोगो था वो बनाया गया था डिज़ाइनरों की एक टीम के द्वारा 1945 में ही ओलिवर लिंक्विस्ट के द्वारा ये बनाया गया था। अच्छा, अब ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। तो यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज है, यहाँ पे अरेबिक है, अरेबिस नहीं है, अनाबिस नहीं है। तो अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच और रशियन, तो ये 6 लैंग्वेज हैं। आपको पता ही अरेबिक बोली ही जाती है। चाइनीज़ आपके ऊपर की कंट्री है, चाइना वहाँ की लैंग्वेज है। और इंग्लिश आपको पता ही है, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है, तो इंग्लिश तो बोली ही जाएगी। स्पेनिश, फ्रेंच और रशिया। अगर आपको मैप याद हो तो स्पेन पहले आता है, उसके बाद फ्रांस आता है, और अगर उससे थोड़ा सा कुछ कंट्रियों को और पार करके आगे बढ़ेंगे तो रशिया तो आएगा। ठीक है, तो अब यूएन के प्रिंसिपल ऑर्गन हम लोग पढ़ेंगे। यूएन के प्रिंसिपल ऑर्गन है जनरल असेंबली, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और ट्रस्टीशिप काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सेक्रेटरीट। और ये सब चीज़, तो ये सारी चीज़ें 1945 में इस्टेब्लिश हुई थी। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ये जो सारी चीज़ें, इनमें 5 चीज़ों का हेडक्वार्टर जो है वो है न्यूयॉर्क सिटी में ही, और सिर्फ एक चीज़ जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ओके, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं जनरल असेंबली की। जनरल असेंबली को अगर नॉर्मल भाषा में मैं बोलूँ तो जनरल असेंबली को आप अपने देश के पार्लियामेंट या लोकसभा की तरह देख सकते हो कि जनरल असेंबली एज ए लोकसभा है। जनरल असेंबली मेन डेलिब्रेटिव, पॉलिसी मेकिंग और रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल है। अब देख लो, ये इसका हर एक वर्ड का मतलब है। डेलिब्रेटिव का मतलब डिबेटिंग, मतलब यहाँ पे हर चीज़ों पे डिबेट होता है। पॉलिसी मेकिंग मतलब यूएन क्या क्या काम करने जा रहा है इसके पॉलिसियों पे विचार भी यही करती है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब यहाँ पे हर देश का रिप्रेजेंटेशन होता है। बाकी काउंसिलों में 10, 15 या 20 देशों का रिप्रेजेंटेशन होता है, यहाँ पे हर देशों का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो यहाँ पे डिलोनेटिव गलत लिखा है, मैं आपको करेक्ट PDF
डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, उसके बाद इसमें 193 मेंबर हैं, और ये इस यहाँ पे यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन होता है। यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन मतलब ये होता है कि जो सारे देश हैं वो यहाँ पे रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बाकी सब काउंसिल्स में 10-15 मेंबर रहते हैं, इसमें सारे मेंबर रहते हैं। उसके बाद ये पार्लियामेंट, ऑल्सो नोन एज पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, तो जो मैंने पहले ही बोला था वो है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ये न्यूयॉर्क में ये भी लोकेटेड है, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि सिवाय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जेनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है, इसके अलावा हर चीज़ न्यूयॉर्क में लोकेटेड है, हेडक्वार्टर। ओके, तो ये हर साल सितंबर के समय मीट करती है, यानी कि टाइम फिक्स है कि हाँ ये सितंबर के ही समय मीट करती है, हर साल सितंबर के समय। और जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट भी ये हर साल सितंबर में ही इलेक्ट करती है। मेंबरशिप ऑफ स्टेट्स इन यूएन बाय अ डिसीजन ऑफ जीए अपॉन रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूएन के में अगर किसी को मेंबर बनना है, मतलब यूएन का अगर किसी को भी मेंबर बनना है तो ये जनरल असेंबली में मेंबर बनता है, जो कि सिक्योरिटी काउंसिल की जो 5 कंट्रियां हैं वीटो पावर लेके जो बैठी हैं उनके रिकमेंडेशन पे बन सकता है। आप बताओ डिसीजन मेक कैसे किया जाता है जनरल असेंबली का। जनरल असेंबली का मेन काम ही है डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग यहाँ पे ऐसे होती है कि यहाँ पे 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी चाहिए होती है इम्पॉर्टेंट डिसीजन पे, नॉट मतलब ऐसे नॉर्मल डे टू डे वर्क जो होता है उसमें नहीं, इम्पॉर्टेंट डिसीजन। अब वो इम्पॉर्टेंट डिसीजन क्या क्या है, इंपॉर्टेंट मैटर्स वो क्या क्या है वो सुनो। पीस एंड सिक्योरिटी के मैटर पे, यानी कि जैसे कि अभी ईरान पे सैंक्शन लगाया था, तो ईरान पे सैंक्शन लगाने के मैटर पे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी। एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर, अगर किसी नया मेंबर का एडमिशन होना है, जैसे कि आया कल को कोई देश, जैसे वेटिकन सिटी नहीं पार्ट है अभी यूएन का, और वो कल आया बोला मेरे को भी मेंबर बना लो, ठीक है, तो अगर उसको मेंबर बनाना है तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी। सिंपल मेजॉरिटी पहले तो ये पीस एंड सिक्योरिटी के मैटर पे, और एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर के मैटर पे, और बजटरी मैटर पे, मतलब जो उसका यूएन का बजट है कि किस चीज़ में कितना पैसा हमें देना है, किस चीज़ से कितना पैसा निकालना है, किस चीज़ में और पैसा लगाने की जरूरत है, इस सब मैटर पे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। सिंपल मेजॉरिटी उस चीज़ों पे चाहिए होती है जहाँ पे नॉर्मल डे टू डे मैटर हो, जैसे कि हमें किसी देश में वैक्सीन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है इस समय, जैसे हमें कुछ छोटे देशों को भी वैक्सीन देनी चाहिए जहाँ अभी वैक्सीन नहीं बन पाई है, तो इन सब चीज़ों पे जो डे टू डे लाइफ के मैटर हैं इन पे सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। और इसमें जीतता कौन है, वो वाली साइड जिसमें एक भी वोट यहाँ पे मैटर करता है। अगर एक भी वोट उस साइड ज़्यादा है तो ठीक है, यहाँ पे आप जीत गए। सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है जनरल असेंबली का, ये हर साल चेंज होता रहता है सितंबर के महीने पे, जब जीए मीट यानी कि जनरल असेंबली मीट करता है। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जाते जाते बता दूं वीडियो के लास्ट में, कि सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये कि पहला जनरल असेंबली की मीटिंग वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल लंदन में हुई थी। उसके बाद की बाकी यानी कि 1945 वाली मीटिंग वेस्टमिंस्टर हॉल में हुई थी। उसके बाद की सारी मीटिंग जनरल असेंबली के हॉल जो कि न्यूयॉर्क में लोकेटेड है वहीं पे हुई थी। एक और चीज़ बता दूं, ये जनरल असेंबली में वर्ल्ड लीडर, मतलब कि आपके यहाँ के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करते हैं जनरल असेंबली में, जो कि उस देश का लीडर होता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे वो प्रेसिडेंट हो। रिप्रेजेंटेटिव नहीं जाते हैं लेकिन रिप्रेजेंट वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। अभी जैसे आपने पिछले साल देखा होगा नरेंद्र मोदी ने हमें रिप्रेजेंट किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। पार्ट 2 में लाऊंगा जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बताऊंगा। सिक्योरिटी काउंसिल का एक बहुत डीप एनालिसिस किया है मैंने, और वो एनालिसिस मैं आपको पार्ट 2 में दूंगा। तो तब तक के लिए वेट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो।